करेंगे और धीरे धीरे जो इसके मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो इस z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई में ये जो x है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये जो आइटा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है यही बताता है कि ये i के साथ में जो कंपोनेंट होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। बेसिकली आइटा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइटा को हम डिफाइन करते हैं रूट ऑफ -1। अब इसके आप कुछ और भी फैक्टर्स दे सकते हैं। अगर आप आइटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट -1 इंटू रूट -1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसे हम सिंपल -1 भी बोल सकते हैं। और अगर आप आइटा का क्यूब करेंगे तो ये माइनस आइटा हो जाएगा और आइटा की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये चार टर्म्स आपको याद रखने चाहिए, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 4। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 41, तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1। और इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 टू दी पावर 10 इंटू आइटा की पावर 1। और ये जो आइटा की पावर 4 है इसको हम डायरेक्टली 1 कह सकते हैं, तो ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आइटा टू दी पावर 41 को आप डायरेक्टली आइटा लिख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्स में कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पावर आपको दे दी तो वो कितना होगा। तो ये है आपका आइटा का कंसेप्ट जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, जिस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x प्लस आइटा y से, इसी तरीके से हम इसका एक कॉन्जुगेट लिखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लिखते हैं z बार से। और z बार को आप लिख सकते हैं x माइनस आइटा y। सिंपली आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका बस आपको साइन चेंज कर देना है। जहां पे आइटा होगा वहां पे आपको माइनस आइटा कर देना है, तो बाकी की आपका पूरा की पूरा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे z की पावर बार लगा के। तो एक टर्म होता है z को रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे हम जो पैरामीटर समझ रहे हैं। दूसरा है हमारा कॉन्जुगेट का समझने का तरीका कि x माइनस आइटा y को हम कॉन्जुगेट लिख देते हैं अगर हमारा x प्लस आइटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तीसरा पैरामीटर होता है इसमें मॉडुलस। मॉडुलस को हम मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी हम देखने वाले हैं। तो मॉडुलस को हम लिखते हैं रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y तो रियल पार्ट x है तो रूट ऑफ x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y है तो प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर। चौथी हमारी क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z को हम आर्ग z से भी लिख सकते हैं, आर्ग मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म है आर्गुमेंट की, और इसको हम डायरेक्टली थीटा से भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंडिकेट करता हूं तो यहाँ पर हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे आएगा और यहाँ पर हमारा रियल पार्ट ऑफ z आएगा। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पर को इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये मेरा पॉइंट है अगर, तो इसको मैं p से लिख रहा हूँ x, y। तो x, y का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z जिसका रियल पार्ट x है और जिसका इमेजिनरी पार्ट y है। और रियल पार्ट x का मतलब इस रियल एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से वो x होगी। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट y का मतलब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन y होगी। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पिक्टोरिकल मीनिंग होता है। सिमिलरली अगर हम आर्गुमेंट की बात करें या फिर मॉडुलस की बात करें तो देखिए मॉडुलस का मतलब है इस P पॉइंट की इस O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसी को हम मॉड Z से इंडिकेट करते हैं। और इस रियल पार्ट एक्सिस के साथ ये जो आपका OP लाइन बन रही है ये कितना एंगल बना रही है, इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं थीटा। तो बेसिकली tan थीटा हम डिफाइन करेंगे, ये हमारा y डिस्टेंस है, ये हमारा x डिस्टेंस है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं tan थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z को इंडिकेट करता है, तो उसको आप डायरेक्टली y x लिख सकते हो और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो वो tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहली फॉर्म होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब जिसमें हम रियल पार्ट ऑफ x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x को x और y के टर्म्स में लिखते हैं। बेसिकली जैसे हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y अगर मैं लिखता हूं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। इसी को अगर आप
आर ई टू दी पावर आइटा थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। और अगर इसी को हम आर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म, ये इसे पोलर फॉर्म कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। इनमें जो रिलेशंस हैं वो आपको पता है। आर को हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के थ्रू, और थीटा को हम लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स के थ्रू। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। x को आप सिंपली r cos थीटा लिख सकते हो और y को आप सिंपली r sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने जो मॉडुलस पढ़ा, जो आर्गुमेंट पढ़ा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी ये समझना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 बेसिकली दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आप लिख सकते हैं कि Z1 मान लीजिए आपके पास है x1 प्लस आइटा y1 और Z2 मान लीजिए आपके पास है x2 प्लस आइटा y2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के। तो ये इक्वल जो साइन है वो तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे रियल होंगे, या फिर इन दोनों का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अगर आप करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 के। ये एडिशन प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। तीसरी हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। चौथी हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। अगर Z1 बाई Z2 का मॉडुलस करेंगे तो आप इंडिविजुअली मॉड लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हमारे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट होती है। लॉग में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि अगर आप दो नंबर्स का लॉग मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई अगर आप करते हैं तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कहते हैं। सिमिलरली आपने लॉग में पढ़ा होगा डिवीजन प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई अगर आप लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। तो सेम प्रॉपर्टीज द आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो सेटिस्फाई करता है। मींस अगर आप आर्गुमेंट ऑफ अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट निकालिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 अप टू Zn अगर आप लिखेंगे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप डिवीजन करते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 तो आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है वही यहाँ पे आर्गुमेंट हमारा सेटिस्फाई करता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमें याद रखनी है वो है कि हम एक्सपोनेंशियल टू दी पावर आइटा थीटा को cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो cos थीटा को हम e टू दी पावर आइटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर आइटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आइटा। cos हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो cos हाइपरबोलिक थीटा को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक थीटा को आप लिख सकते हो e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा बाई 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो समझ चुके हैं वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें रियल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड को इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को इंडिकेट करता है। कोई पॉइंट अगर हम जेड लिख रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम उसका मॉडुलस लिखते हैं, और जो आर्गुमेंट ओरिजिन के साथ ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाती है उसको हम आर्गुमेंट लिखते हैं। इसकी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी, इसकी हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ी, और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी। अभी एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं डी मोविज थ्योरम। डी मोविज थ्योरम हमें बताता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करते हैं, लाइक cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर आपने n किया, तो इस cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n को आप cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा से इंडिकेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये जो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है इसको आप z लिख रहे हो, और इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू दी पावर आइटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो z है वो e टू दी पावर आइटा थीटा है।
और अगर आप cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा की पावर n कर रहे हैं, इसका मतलब आप z की पावर n कर रहे हैं, और z की पावर n क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आइटा n थीटा कह सकते हैं इसको। n थीटा को आप ऐसे अलग से रख सकते हैं पूरा एंगल। तो पहले जो आपका एंगल थीटा था, अब वो एंगल थीटा की बजाय n थीटा हो गया है। तो सिंपली आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आइटा sin n थीटा। बस एंगल को आपने थीटा की जगह पर n थीटा लिख दिया। तो ये है डी मोरविस थ्योरम, जो बताता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करते हैं तो सिंपली जो पावर है वो एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सॉरी, यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे भी थीटा के साथ। तो यहाँ आपको एन थीटा मिलेगा और यहाँ पे आपको एन थीटा मिलेगा। नेक्स्ट होता है क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब आप वन की पावर अगर 1/3 करें तो क्या आएगा, ये इसे कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1 यहाँ से, तो इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका एक सॉल्यूशन आपको 1 मिल जाएगा। दूसरा आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको सॉल्व करना होगा, और इसको जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे रूट्स -1 प्लस माइनस √3 आइटा बाई 2। तो यहाँ पे दो रूट्स हैं, एक में प्लस आप साइन लोगे तो एक रूट मिलेगा और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। तो बेसिकली प्लस साइन लेने के बाद जो रूट मिलता है -1 प्लस आइटा √3/2, इसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और माइनस साइन लेने पर जो रूट मिलता है -1 माइनस आइटा √3/2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तीन होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज आप सिंपली इनकी जो वैल्यूज है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको -1 मिलेगा, और इस -1 को अगर आप इस +1 के साथ ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर ऐड करते हो तो वो 0 आता है। सिमिलरली अगर आप इसका क्यूब रूट कर दोगे या फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू हमारा 1 होता है। तो ये दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। इनका यूज हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको आयटा के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो ओमेगा टू दी पावर 28, तो ओमेगा की पावर 28 अगर करेंगे तो वो क्या आएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यू हमारा 1 होता है, तो बेसिकली हमें इसको 3 की पावर्स में चेंज करना होगा। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 28 इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा टू दी पावर 3 इंटू 9 प्लस 1, 27 प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 1। अब ओमेगा की पावर 3 आपका 1 होता है, तो ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ओमेगा टू दी पावर 28 को आप डायरेक्टली ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारी प्रॉपर्टीज काम आती है। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दे रखा है, उसको अगर हम 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना रोटेट होगा। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। आर्गुमेंट चेंज होने का मतलब वो जो एक्स एक्सिस के साथ या फिर रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो वो एंगल अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब, ये देखिए ये हमारा कोई पॉइंट है और जेड जिसको हम कह रहे हैं, और ये इसके साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस, और यहाँ पे है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर हम इस जेड में किसी एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नया मिल रहा है वो इधर की साइड में शिफ्ट हो, मतलब कि उसका आर्गुमेंट अगर थीटा से ज्यादा हो, मे बी ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो थीटा से उसका आर्गुमेंट कम होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली ये 1 की तरफ शिफ्ट हो सकता है और 2 की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आर्गुमेंट ज्यादा आएगा तो वो 1 की तरफ शिफ्ट होगा, और 1 की तरफ शिफ्ट होने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अगर आर्गुमेंट कम आएगा तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और इट मींस वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। तो हमसे यही पूछा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है कि क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है, और फिर साथ में पूछा है कि कितना एंगल से शिफ्ट होगा। इसको करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड आपको गिवन है उसको आप
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो r e टू द पावर आइटा थीटा। और अगर इस r e टू द पावर आइटा थीटा में आप एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली 1 प्लस आइटा इंटू जेड को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस आइटा में अगर आप देखें तो ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा। तो अगर आप इसका मॉडुलस निकालना चाहेंगे r1 वेक्टर, तो वो हो जाएगा सिंपली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर अगर आप इसका आर्गुमेंट निकालना चाहेंगे तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर z1। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 आप लिख सकते हैं सिंपली tan इनवर्स y बाई x। y इसमें 1 है और x भी इसमें 1 है, तो बेसिकली tan इनवर्स 1 इसे कह सकते हैं। और tan इनवर्स 1 हमारा पाई बाई 4 होता है। तो बेसिकली इस z1 का जो आर्गुमेंट है वो पाई बाई 4 है, जिसे आप 45 भी कह सकते हैं, और इसका जो मॉडुलस है वो √2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आइटा में z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस 1 प्लस आइटा को पोलर फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं √2 e टू द पावर आइटा पाई बाई 4, क्योंकि आर्गुमेंट इसका पाई बाई 4 है और मॉडुलस इसका √2 है। और दूसरा जो हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है r e टू द पावर आइटा थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम मॉडुलस को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2r मिलेगा, और जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर आइटा थीटा प्लस पाई बाई 4। तो अगर आप इस आर्गुमेंट वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि थीटा में कोई एंगल ऐड हुआ है। तो थीटा में अगर कोई एंगल ऐड हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट यहाँ था वो थोड़ा ऊपर की तरफ से शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि एंगल हमारा बढ़ गया, और एंगल बढ़ा कितना है, पाई बाई 4 से। तो इट मींस देयर इज अ 45 डिग्री शिफ्ट, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। इट मींस देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कि बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय 1 प्लस आइटा हमारा जो वेक्टर है वो 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट लैम्डा के टर्म्स में है और इमेजिनरी पार्ट भी लैम्डा के टर्म्स में है। आपसे पूछा है कि जो z का लोकस है, लोकस का मतलब कि जो z पॉइंट है वो किस एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करेगा। मतलब अगर हम z पॉइंट की बात करते हैं तो वो किस कर्व के ऊपर रोटेट हो रहा है या फिर किस कर्व के ऊपर वो हमेशा रहता है, उसी को हम लोकस कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस रियल पार्ट को आप x के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आप y के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3, और y को आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहां से आप लैम्डा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लिखेंगे यहां से y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इस लैम्डा की जगह पे आप लिख सकते हैं x माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को इंडिकेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्कल। इट मींस ये जो आपको जेड दे रखा है इसका लोकस जो है वो एक सर्कल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब फुल लेंथ और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके, जिसमें आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, और ये आपकी रजिस्ट्रेशन लिंक है जहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोगों ने बस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसको हम एफ ऑफ जेड से इंडिकेट करते हैं। अब एफ ऑफ जेड के भी रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट को हम वी से इंडिकेट करते हैं और रियल पार्ट को यू से इंडिकेट करते हैं। और ये जो यू और वी है वो दोनों भी इंडिविजुअली एक्स और वाई के फंक्शंस हो सकते हैं। तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम लिमिट्स चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपली जो नॉर्मल फंक्शंस थे जिसमें केवल x का फंक्शन होता था, वहां पर हम लिमिट चेक करते थे, उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी लिमिट्स चेक कर सकते हैं। तो लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये है, द लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली इफ द लिमिटिंग वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच z अप्रोचेस z नॉट। यहाँ पे लिखा है लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट। तो मान लीजिए आपका ये z इक्वल्स टू z नॉट एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर आने के लिए आप कई सारे रास्ते फॉलो कर सकते हो सकता है आप लेफ्ट से आ रहे हो सकता है आप राइट से आ रहे हो सकता है आप ऊपर से आ रहे हो सकता है आप नीचे से आ रहे हो, या फिर आप इस लाइन के क्रॉस इस तरीके से। तो कई सारे रास्ते हैं आप जिन रास्तों के थ्रू इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो। तो अगर हमारी लिमिट रास्ता बदलने के साथ नहीं बदलती है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए इस रास्ते से आए तो कुछ और वैल्यू मिलती है, इस रास्ते से आए तो कुछ और मिलती है, तो ऐसी लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेदर द लिमिट z टेंडिंग टू 0 z बाई मॉड ऑफ z एग्जिस्ट और नॉट। मतलब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। z टेंडिंग टू z नॉट का मतलब होता है कि x भी हमारा z नॉट की तरफ टेंड कर रहा है और y भी हमारा z नॉट की तरफ टेंड कर रहा है। तो हम अलग अलग पाथ चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम z को x प्लस आइटा y लिख सकते हैं और मॉडुलस ऑफ z को हम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट z टेंडिंग टू 0 की जगह पे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x है, और लिमिट y टेंडिंग टू 0 और साथ में x प्लस आइटा y डिवाइड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस दो वेरिएबल की लिमिट्स को हमें चेंज करना होगा किसी एक सिंगल वेरिएबल में। तो हम एक रास्ता चूज करेंगे। मान लीजिए हमने जो रास्ता चूज किया है वो है y इज इक्वल टू mx, मतलब हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हम जहां जहां पे y होगा वहां पे mx लिख सकते हैं। तो हमारी जो लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस आइटा mx डिवाइड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। अब इन दोनों लिमिट्स में नीचे से आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट की वजह से वो x बन जाएगा और ऊपर से भी x कॉमन ले सकते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट आपको मिल जाएगी 1 प्लस आइटा m डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये जो लिमिट हमें मिल रही है ये हमारे पाथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब पाथ का मतलब क्या है, y इक्वल टू mx क्या है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस ओरिजिन से पास कर रही होती है। अब इसमें जो m है वो इसका स्लोप होता है। अब वो स्लोप तो आप चेंज कर सकते हो सकता है आपकी लाइन ये वाली वन लाइन हो सकता है आपकी सेकंड लाइन हो, और भी कोई भी लाइन हो सकती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लाइन का स्लोप चेंज करेंगे, इस m की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट चेंज हो रही है। इसका मतलब रास्ता चेंज करने के साथ हमारा जो लिमिट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो अवर लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट, और पाथ डिपेंडेंट लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिट का ही है। इसमें है लिमिट z टेंडिंग टू 0 आइटा z क्यूब प्लस आइटा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3 आइटा z माइनस आइटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी z टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट हमें दिखती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें 1/z की फॉर्म मिल जाए। 1/z की फॉर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऊपर की इक्वेशन में से z क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमिनेटर से जब हम z क्यू कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा आइटा प्लस आइटा बाई जेड स्क्वायर माइनस 1/z क्यू। नीचे से आप यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस 3 आइटा बाई जेड मिल जाएगा, और इसमें से z कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर बाहर आएगा और ये 1 माइनस आइटा बाई जेड बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और जब हम z टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। साथ में ये z और z स्क्वायर मिलके z क्यू हो जाएंगे और ये ऊपर जो हमारा z है उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको सिंपली मिलेगा आइटा बाई 2, यहाँ से 2 मिल रहा है तो आइटा बाई 2 हमारी लिमिट हो जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मान लीजिए आप कोई फंक्शन है जो x और y दोनों पर डिपेंड करता है, जिसको मैंने लिखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये आपका कोई फंक्शन है। अब अगर आप डेल f अपॉन डेल y, अभी तक आप लोग जो डिफरेंशिएशन करते थे उसे हम लिख सकते थे df अपॉन dx, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। और अगर आप इस केस में df अपॉन dx निकालेंगे तो मान लीजिए तो आपका जो y है उसे कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, उसको एक वेरिएबल माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, एक फंक्शन है आपके पास g f प्लस वाई और x प्लस वाई सॉरी, और आप निकालना चाहते हैं dg बाई dx। जब आप dg बाई dx निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन आपका होगा dy बाई dx। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, एक फंक्शन f है, अगर आप डेल f अपॉन डेल x निकालते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमें डेल अपॉन डेल x को इस तरीके से लिखते हैं। तो इस केस में अगर हम x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारा एक दूसरा वेरिएबल y है वो एक कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। कांस्टेंट की तरह मानेंगे तो उसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम 0 करेंगे अगर वो इंडिविजुअली रखा हुआ है। अगर वो किसी और फंक्शन के किसी और वेरिएबल के साथ है तो वो उसका डिफरेंशिएशन हम उसको एज इट इज बाहर रख लेंगे। इसका मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, y क्यूब एक कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
-3xy, तो इसमें y को कांस्टेंट माना जाएगा तो y बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये -3y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा del f अपॉन del x मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप del f अपॉन del y निकालना चाहेंगे तो आपको x को एज ए कांस्टेंट मानना होगा, और आप देखेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² हो जाएगा, और -3xy में x को कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन y का 1 होता है तो ये -3x मिलेगा। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमने बेसिक समझा। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हम करने वाले हैं वो हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। बेसिकली हम यहाँ पे कोची-रायमन जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हम अभी देख रहे हैं। एट अ पॉइंट z इक्वल्स टू z0 if it is single valued and has a derivative at every point in some neighborhood of z0। सबसे पहले तो वो z0 के ऊपर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके नेबरहुड में, आप इसके लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं या टॉप पे जाएं, मतलब आसपास इसके अगर रहें, तो इसकी जो डेरिवेटिव है वो हर पॉइंट पर सेम होना, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम किसी एक डोमेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये z इस पर्टिकुलर एक डी डोमेन के अंदर है, डी डोमेन के अंदर, उस डोमेन में अगर हम इसको एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर से ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और उस डोमेन के अंदर अब हर पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए, या फिर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो इसी में आता है कुछ एनालिटिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो एक थ्योरम होती है या फिर एक इक्वेशन होती है, कोची-रीमन इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है fz इक्वल्स टू u प्लस आइटा v, जिसमें u हमारा रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन है, लेकिन इसमें इंडिविजुअली u भी एक x और y का फंक्शन होगा और v भी एक x और y का फंक्शन होगा। तो एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है हमारी कि del u by del x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, शुड बी इक्वल्स टू del v by del y। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, del u by del y should be equals to minus times del v by del x। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन इनके सेटिस्फाई होने से जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो क्लेम करने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो del u by del x है, del u by del y है, और ये del v by del x और del v by del y, ये जो चार डिफरेंशिएशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो f डैश z अगर आप लिखेंगे तो f डैश z को आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप सिंपली इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो आप लिखेंगे del u by del x प्लस आयटा del v by del x, या फिर आप लिख सकते हैं कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके del u by del x को आप सिंपली del v by del y लिख सकते हो, और del v by del x को आप माइनस del u by del y लिख सकते हो। तो या फिर आप लिख सकते हो del v by del y माइनस आयटा del u by del y। तो ये है एक फंक्शन का कैसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, fz इक्वल्स टू साइन ऑफ z। पूछा है कि क्या fz इक्वल्स टू साइन ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको x और y की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम z को लिख सकते हैं x प्लस आइटा y, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा sin x प्लस आइटा y। अभी भी हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमें u और v फंक्शन अलग से मिल जाएं। तो इसमें हम a प्लस साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं sin x प्लस cos आइटा y प्लस cos x प्लस sin आइटा y। cos आइटा y को हम cos हाइपरबोलिक y लिख सकते हैं, और sin आइटा y को हम आइटा sin हाइपरबोलिक y लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी sin x cos हाइपरबोलिक y, इसमें कोई आइटा का टर्म नहीं है तो इसे हम इसे रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं uxy। सिमिलरली इसमें cos x प्लस sin हाइपरबोलिक y में आइटा लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा vx, y। तो हमें u मिल गया, हमें v मिल गया, तो हम कोची-रीमन इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
और उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x। डेल यू बाई डेल एक्स अगर आप करेंगे तो ये cos हाइपरबोलिक y जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। सिमिलरली जब डेल यू बाई डेल y करेंगे तो इसमें sin x को कांस्टेंट माना जाएगा और cos हाइपरबोलिक y का जो डिफरेंशिएशन है वो sin हाइपरबोलिक y होता है। सिमिलरली फिर हम निकालेंगे डेल v बाई डेल x, वो हो जाएगा माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y, और डेल v बाई डेल y cos x और cos हाइपरबोलिक y। अगर आप देखें तो ये हमारी जो कॉची रीमन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब हमारा जो फंक्शन fz है वो एनालिटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जस्ट एग्जाम में आया था 2015 में। क्वेश्चन है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है फाई एक्स बाई प्लस आइटा साई एक्स बाई। इसमें फाई एक्स बाई आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये फंक्शन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है इसका वो क्या होगा, मींस साई एक्स बाई क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही सेम एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन आप देखेंगे। कंडीशन क्या है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अगर फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेल जाई बाई डेल एक्स आना चाहिए, और अगर इसका डिफरेंशिएशन x y के साथ करते हैं तो फिर वो माइनस टाइम्स डेल जाई बाई डेल एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें फाई पता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम x के साथ और y के साथ तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डेल फाई बाई डेल एक्स अगर हम निकालें तो वो 2x प्लस 4 होगा, और यहां से आप डेल साई बाई डेल वाई निकालेंगे तो माइनस 2y प्लस 2 होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और आप जाई कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डेल फाई बाई डेल एक्स है वो यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे, जस्ट अ सेकंड, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे x है और यहाँ पे ये y है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जाई बाई डेल वाई। तो ये डेल फाई बाई डेल एक्स की जगह पे हम डेल साई बाई डेल वाई लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली x को आप एक कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा जाई इक्वल्स टू 2xy प्लस 4y, एक कांस्टेंट आएगा जो कि केवल एक फंक्शन ऑफ x होगा। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर डेल फाई बाई डेल वाई मिला है, और डेल फाई बाई डेल वाई को आप माइनस डेल साई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो y आपका कांस्टेंट माना जाएगा, तो आपको साई मिल जाएगा 2xy माइनस 2x प्लस cy। c एक फंक्शन है ऑफ y ओनली, इसमें x का कोई रोल नहीं होगा, और यहाँ पर c में y का कोई रोल नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो 2xy एक टर्म आपको मिलेगा जो दोनों से मिल रहा है, तो आपने 2xy का टर्म रख दिया, 4y का टर्म मिलेगा एक, और एक माइनस 2x का टर्म मिलेगा, तो ये आपका माइनस 2x का टर्म हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, साई एक्स वाई इक्वल्स टू 2xy प्लस 4y माइनस 2x प्लस c अ फंक्शन ऑफ x, y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन TIFR 2013 में पूछा गया था। यहाँ पर एक फंक्शन आपको दे रखा है और कह रखा है कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और इसमें जो कांस्टेंट a आ रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये हमारा u हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई आयटा का टर्म नहीं है, और ये जो आयटा वाला टर्म है इसको आप सिंपली v ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। तो u ऑफ एक्स वाई आपको पता है, v ऑफ, तो इससे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, और v ऑफ एक्स वाई आपको पता है उससे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉची रायमन इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स आपका डेल v बाई डेल y के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को आप अगर इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा जो आपका वेरिएबल a है उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ uxy आपको दे रखा है 2x टाइम्स 1 माइनस y corresponding to a complex analytic function ओमेगा uxy प्लस आयटा vxy। ये कोई एनालिटिक फंक्शन आपको दे रखा है जिसमें आपको v पता है। v आपका है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन जो u वाला जो रियल पार्ट है इस फंक्शन का वो हमें पता है 2x टाइम्स 1 माइनस y है। तो बेसिकली आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ही पूछी गई है। तो सेम प्रोसीजर, हमें u पता है तो उसका हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, और कॉची रायमन इक्वेशन का यूज करके डेल यू बाई डेल एक्स को आप डेल वी बाई डेल वाई निकाल सकते हैं, और इस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1 माइनस
2 टाइम्स 1 माइनस वाई को आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको v मिल जाएगा। दूसरी इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे कॉची रायमन तो डेल u बाई डेल वाई, जिसको आप माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल x लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस f2y। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जो v है वो मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आपको मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, प्लस 2y का टर्म मिलेगा, तो ये आपका v हो जाएगा। तो v आपका मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा था, तो अल्फा आपका 1 हो जाएगा, बीटा आपका 2 हो जाएगा, और गामा आपका -1 हो जाएगा। तो अल्फा मिल गया -1, बीटा मिल गया -2, सॉरी बीटा मिल गया आपको 2, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, अल्फा आपका 1 हो गया, और गामा आपका हो गया -1। ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू बीटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आज हम लोग डिस्कस किया हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। उसके बाद हम लोगों ने एनालिटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, और एनालिटिकल फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने कॉची रीमन इक्वेशन का यूज किया था। इसके साथ साथ जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए उन सब में हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में, मिलने थॉमसन मेथड के बारे में, पावर सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हम डाउट को लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आईआईटीएन नाम से, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। तो उसमें हम कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ डेली क्विज क्वेश्चंस भी डालते हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में और मिलने थ्योरम के मेथड के बारे में। इन मेथड्स को समझने के साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉची रायमन थ्योरम। कॉची रायमन इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किसी फंक्शन fz को अगर हम लिखते हैं u ऑफ x, y, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y प्लस आइटा टाइम्स v एज अ फंक्शन ऑफ x, y, तो यहाँ पर जो इस फंक्शन का रियल पार्ट है वो u है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो v है। तो इसमें हम कॉची रायमन इक्वेशन लिख सकते थे डेल u बाई डेल x शुड बी इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y। ये हमारी फर्स्ट कॉची रायमन इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास डेल u बाई डेल y should be equals to minus times del v by del x। तो इसको सेकंड कॉची रायमन इक्वेशन कहते हैं और इसको फर्स्ट कॉची रायमन इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। इसी को हम पोलर फॉर्म्स में कह सकते हैं कि पोलर फॉर्म में हमारा क्या होगा, x, y की बजाय हम लोग यूज करेंगे r, थीटा। r और थीटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z है और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसको हम z से इंडिकेट कर रहे हैं। तो P z को हम लिखते थे x प्लस आइटा y। इसका मतलब ये हमारा कार्टेशियन या फिर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है। अगर इसी को हम पोलर में लिखना चाहें तो पोलर में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को हम r से इंडिकेट करते हैं, बेसिकली मॉडुलस किसको कहते हैं, और ये एंगल कितना बना रहा है रियल एक्सिस के साथ में, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में हम पॉइंट को r, थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर हम कॉची रायमन इक्वेशन की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं डेल u बाई डेल r इज इक्वल्स टू 1 बाई r डेल v बाई डेल थीटा। सिमिलरली डेल u बाई डेल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस r डेल v बाई डेल r। ये सेकंड कॉची रायमन इक्वेशन है। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी कॉची रायमन इक्वेशन में r नीचे आएगा, कौन में ऊपर आएगा, तो इसके लिए आप सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो r है, तो इस साइड में बॉटम में भी r होना चाहिए। अब थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो इसलिए हमें r का मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो लेफ्ट साइड में थीटा है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में dr आ रहा है, इसका मतलब ऊपर एक r का फैक्टर आना चाहिए ताकि हम इनको कैंसिल कर सके। तो इस तरीके से आप r की वैल्यू, r किधर आने वाला है वो आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट माइनस साइन, आपको पता ही है कि सेकंड इक्वेशन में हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। डेरिवेटिव को अगर डिफाइन करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम लिखेंगे एफ डैश जेड इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर, अगर हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो, या फिर अगर हम इसे थीटा के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे माइनस आइटा बाई आर कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल आर था, तो माइनस आइटा बाई आर का टर्म नहीं था, जब हमने डेल एफ बाई डेल थीटा किया तो एक माइनस आइटा बाई आर का एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। बेसिकली हार्मोनिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेप्लास इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आइटा v, तो लेप्लास इक्वेशन होती है, अगर इसको हम डेल की फॉर्म में लिखें तो डेल टू ऑफ समथिंग फंक्शन शुड बी 0। अब अगर हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम लिखेंगे डेल टू ऑफ u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू ऑफ u प्लस डेल y स्क्वायर शुड बी 0। सिमिलरली अगर हम v की बात करें तो हम लिखेंगे डेल टू ऑफ v बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू ऑफ v बाय डेल y स्क्वायर शुड बी 0। तो अगर कोई फंक्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम उस फंक्शन को कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस एन वाई स्क्वायर। अब ये पूछा है कि ये हार्मोनिक हमें दे रखा है, तो ये जो m और ये जो n इस इक्वेशन में आ रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम हार्मोनिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर शुड बी 0। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कह सकते हैं 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, बेसिकली n हमारे पास -1 आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन से m के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, n तो फिक्स है कि -1 होना चाहिए, लेकिन m हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए m कैन टेक एनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन निकालना है। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपको u दे रखा है और आपसे कहा जाए कि v कैसे निकालेंगे, या फिर आपको v दे रखा है और आपसे कहा जाए u कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको u दे रखा है तो हम dv को लिख सकते हैं डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल y dy, और कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके डेल v बाई डेल एक्स को हम माइनस डेल u बाई डेल y लिख सकते हैं, और डेल v बाई डेल y को हम डेल u बाई डेल x लिख सकते हैं। तो इसमें हमें u पता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डेल u बाई डेल y dx प्लस इंटीग्रेशन डेल u बाई डेल x dy। तो यहां से हमारा v निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको v दे रखा है और आपसे u निकालने को कहा जाए तो आप फिर से लिखेंगे du इक्वल टू डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y dy, और डेल u बाई डेल x को हम v के टर्म्स में लिख सकते हैं डेल v बाई डेल y, और डेल u बाई डेल y को लिख सकते हैं माइनस डेल v बाई डेल x। ये हम लोगों ने कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके लिखा है। अब यहाँ पे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल v बाई डेल y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल v बाई डेल x dy। तो इस तरीके से आपका u निकल जाएगा। तो उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको u दे रखा है और आपसे कहा जाए कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन, मींस आपसे v निकालने को कहा जाए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इस u के यूज करके डेल u बाई डेल x निकाल लेंगे। डेल u बाई डेल x निकालने के टाइम पे याद रखेंगे कि y को हम कांस्टेंट मानेंगे, और जब हम डेल u बाई डेल x को कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके डेल v बाई डेल y लिखेंगे, यहां से हम आसानी से इंटीग्रेट करके v निकाल सकते हैं, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा f1x जो कि x का फंक्शन होगा, y का कोई रिलेशन इसमें नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हम यूज करें, अगर डेल u बाई डेल y निकाल के इसको माइनस डेल v बाई डेल x लिखें और यहां से इंटीग्रेट करके v निकालें, तो इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो एक फंक्शन ऑफ y होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए आपको मिल रहा है, एक टर्म मिलेगा 3x स्क्वायर y का, एक टर्म मिलेगा माइनस वाई क्यू का, एक टर्म मिलेगा आपके पास 6xy का, बस यही तीन टर्म मिलने वाले हैं, और एक कांस्टेंट हम c लगा देंगे, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा vx, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू प्लस 6xy प्लस c। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हमारा एक अनाउंसमेंट है, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स के द्वारा। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए।
हमारी दो तरह की टेस्ट सीरीज है, आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं जिसमें 5 टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जिसमें 10 टेस्ट होंगे, या फिर आप दोनों कॉम्बिनेशन जिसमें फुल लेंथ और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे, टोटल 15 टेस्ट, वो ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिलने थॉम्पसन मेथड से रिलेटेड। मिलने थॉम्पसन मेथड ये हमें बताता है कि टू फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन, अगर हमें u या v पता है तो मींस जो अभी हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा था उसी का ये एक शॉर्टकट कह सकते हैं आप। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमें u और v दे रखा है तो हम इस इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे, अगर u दे रखा है तो v निकाल लेंगे, v दे रखा है तो u निकाल लेंगे। मिलने थॉम्पसन मेथड इसी को सिंप्लीफाई करता है और ये कहता है कि मान लीजिए आपको u दे रखा है, u दे रखा है तो आप del u by del x निकाल सकते हैं और उसको आप एक फंक्शन मान लीजिए phi 1 xy। सिमिलरली del u by del y निकाल सकते हैं, उसको फंक्शन मान लीजिए phi 2 xy। अब इन दोनों फंक्शंस में आप जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे आप z लिख दीजिए, मींस आप रिप्लेस कर दो x को z से, एंड जहां जहां पे y आ रहा है वहां वहां पे आप डायरेक्टली 0 पुट कर दो। तो इस तरीके से आपको phi 1 xy से phi 1 z0 मिल जाएगा और phi 2 xy से आपको phi 2 z0 मिल जाएगा। फिर जब आप फंक्शन निकालना चाहेंगे fz, तो आप fz डायरेक्टली लिख सकते हैं, fz विल बी इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z0 माइनस आइटा phi 2 z0 dz। सिंपली आपको ये करना है और आपका fz जो एनालिटिकल फंक्शन है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पहले u तो आपको पता है, आप उससे v निकालोगे और फिर दोनों को रिप्लेस करोगे। तो जो लॉन्ग प्रोसीजर था उसको आप सिंपली इस मिलने मेथड का यूज करके कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको u की बजाय v दे रखा हो तो सेम प्रोसीजर, आप del v by del x निकालिए, इसको आपने जाई मान लिया, फिर आप del v by del y निकालिए, इसको आपने जाई 1 xy मान लिया और इसको आपने जाई 2 xy मान लिया। फिर से सेम प्रोसीजर, आपको x को z से रिप्लेस करना है, आपको y से 0 से रिप्लेस करना है और आपको जाई 1 z0 और जाई 2 z0 मिल जाएंगे। और फिर आप फंक्शन लिख सकते हैं fz इक्वल्स टू जाई 1 z, 0 प्लस आइटा जाई 2 z, 0 dz प्लस c। और इसको सॉल्व करने के टाइम पे आपको याद रखना है कि देखिए u को जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको phi 1 कहते हैं और उसको जब y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको phi 2 कहते हैं। लेकिन v अगर दे रखा है तो del v by del x को हम जाई 2 कहते हैं और del v by del y को हम जाई 1 कहते हैं। अब ये मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जाई 1 तो डायरेक्टली आता है और जाई 2 के साथ एक एक टर्म आता है आइटा का टर्म, तो इसलिए आपको जाई 1 और जाई 2 कौन सा है उसको डिस्टिंग्विश करना काफी जरूरी है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, b आपको दे रखा है e टू द पावर x x cos y माइनस y sin y। तो आप del v by del x निकाल सकते हैं। del v by del x को आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर x, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको आप जाई 2 x, y लिखेंगे। सिमिलरली आप del v by del y निकालेंगे और उसको आप जाई 1 x, y लिखेंगे और जब ये दोनों आपको मिल जाएंगे तो आप जाई 1 z, 0 रख सकते हैं और जाई 2 z, 0 निकाल सकते हैं। जब आप जाई 1 z, 0 रखेंगे तो आपको x की जगह पे z रखना होगा और y की जगह पे 0, और जब आप y 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा की पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जाई 1 0 आपका 0 आ जाएगा। जाई 2 z, जाई 2 है आपका, जाई 2 z, 0 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको x की जगह पे z और y की जगह पे 0 रखना होगा। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा y 0 रखने पर, बाकी सारा टर्म आपका बच जाएगा। उसको आप कह सकते हैं e टू द पावर z इंटू z प्लस e टू द पावर z, बेसिकली e टू द पावर z z प्लस 1 आप इसे कह सकते हैं, z प्लस 1। तो अब अगर फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन में आप लिखते हैं, फंक्शन आपके पास क्या होता था, fz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जाई 1 z, 0 प्लस आइटा जाई 2 z, 0 इंटू dz। तो सेमली आपका जाई 1 तो 0 है तो आपने डायरेक्टली 0 कर दिया, आइटा टाइम्स e टू द पावर z इंटू z प्लस e टू द पावर z dz। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा आइटा z e टू द पावर z प्लस c। ये आपका एनालिटिकल फंक्शन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको अब v की बजाय u दे रखा है, u आपको पता है e टू द पावर माइनस 2xy साइन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और आप fz निकालना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस u से आप del u by del x निकालिए और जो del u by del x आए उसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे z पुट करना होगा और y की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा ताकि आपको phi 1 z, 0 मिल जाए। सिमिलरली आप del u by del y निकालिए
और उसको आप phi to x, y लिख रहे हैं, फिर हम x को रिप्लेस करेंगे z से, y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो आपको phi to z, 0 मिल जाएगा। फिर हम फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन आप याद रखिए। फंक्शन इस केस में जब आएगा तो आपको मिलेगा फंक्शन इंटीग्रेशन phi 1 z, 0 माइनस आयटा phi 2 z, 0 इंटू dz। याद रखिएगा कि जब हम u का यूज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आयटा आता है, और जब हम v का यूज करते हैं तो यहाँ पे प्लस का आयटा आता है। फिर आप दोनों को, आपको phi 1 z, 0 पता है, phi 2 z, 0 पता है, दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको fz मिल जाएगा, और fz होगा आपके पास माइनस आयटा e टू द पावर आयटा z स्क्वायर प्लस c। सो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल फंक्शंस के बारे में, वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उसके साथ साथ हमने कोची-रायमन इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कोची-रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, हार्मोनिक फंक्शंस, मिलने फंक्शन मेथड, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट्स हेलो तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो वेलकम कमेंट टू द सेक्शन में चैनल लिख फिजिक्स सकते बाय हैं, आईआईटी। टेलीग्राम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। थैंक यू। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में तीसरा लेक्चर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में। इसके साथ साथ हम इन तीन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पावर सीरीज एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो बेसिकली पावर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो किसी एनालिटिकल फंक्शन का हम किसी एक पॉइंट z इक्वल्स टू z0 के अक्रॉस अगर एक्सपेंड करते हैं तो उसी को हम पावर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लीजिए आपका फंक्शन fz है और इसको आप सीरीज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं fz विल बी अ समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an टाइम्स z माइनस z0 टू द पावर n। अब इसमें n की वैल्यू आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक अगर पुट करेंगे तो सीरीज को आप लिख सकते हो a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस जो पावर सीरीज हमने लिखी है इसका जो सेंटर है वो हमारा z0 पॉइंट के अक्रॉस हमने इसको सेंटर करके रखा है। इसमें कई तरीके की सीरीज हो सकती हैं, तो बेसिकली तीन तरीके की सीरीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली सीरीज है सीरीज दैट कन्वर्जेस विद इन अ डिस्क। मींस मान लीजिए ये आपका रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस ऑफ z, यहाँ पर आपकी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ z है, और इस पॉइंट को सेंटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो हम एक ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं जो इस सर्कल के अंदर तो कन्वर्ज करती है लेकिन इस सर्कल के बाहर डाइवर्ज करती है। तो बेसिकली अ सीरीज दैट कन्वर्जेस विद इन द डिस्क। तो एक डिस्क बन गई जिसके अंदर ये कन्वर्ज करेगी, और इसकी रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसे हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सीरीज मान लीजिए आपकी है z टू द पावर n, दैट इज 1 प्लस z स्क्वायर। इस तरीके से आप इनफाइनाइट तक इसको लिख सकते हो। और अगर आप इसका कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, उस सीरीज का nth टर्म डिवाइड बाय उसका n टर्म। मींस आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tn प्लस 1 डिवाइड बाय tn। तो ये जो है ये इसका कन्वर्जेंस इंडिकेट करता है। तो बेसिकली अगर आप इस लिमिट को चेक करेंगे तो n प्लस 1 जो टर्म होगा वो आपका z टू द पावर n प्लस 1 होगा, और nth टर्म आपका होगा z टू द पावर n, और इससे आप लिख सकते हैं ये मॉड z के बराबर आएगा। इसका मतलब आपका जो मॉड z है वो लेस देन 1 होना चाहिए ताकि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट की कंडीशन मिल रही है कि द मॉड z शुड बी लेस देन 1। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ सकते हैं, r आपका कितना होगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किस z के लिए हमारी एक पर्टिकुलर सीरीज जो दे रखी है वो कन्वर्ज करेगी, तो वो सब यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इस पावर सीरीज में कैटेगरी हो सकती है अ पावर सीरीज दैट कन्वर्जेस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। मींस आपका जो रियल एक्सिस ऑफ z और ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ z से ये जो पूरा प्लेन बन रहा है, इस पूरे प्लेन के अंदर हमारी सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो इसकी सीरीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं z टू द पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अगर आप इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमारी ऑल वैल्यूज ऑफ n z के लिए या फिर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए
कन्वर्ज करेगी। अगर आप इसमें कन्वर्जेंट चेक करना चाहते हैं तो फिर से आप वही करेंगे, लिमिट निकालेंगे tn प्लस वन बाई tn को। tn प्लस वन आप लिख सकते हैं z टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली tn आप लिख सकते हैं z टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आप सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू n प्लस वन टाइम्स n फैक्टोरियल। तो इसको जब आप ये n प्लस वन टाइम्स n फैक्टोरियल करेंगे तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली z टू दी पावर n प्लस वन और ये z टू दी पावर n, तो यहाँ से आपको z मिलेगा। तो बेसिकली ये लिमिट आपको मिल जाएगी सिंपली मॉड z अपॉन n प्लस वन। और अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, मतलब ये सीरीज अगर हायर ऑर्डर्स में जाएगी तो ये n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये n की हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है। So this series is convergent in the whole complex plane. तो हमने एक सीरीज पढ़ी जो कि एक पर्टिकुलर रिंग के अंदर कन्वर्जेंट थी, एक सीरीज हमने पढ़ी जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्जेंट है। तीसरी सीरीज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी सीरीज जो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ जेड के लिए ही कन्वर्ज करती है, बाकी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, तो इस पॉइंट पर तो वो कन्वर्ज करेगी, बाकी कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू जेड टू दी पावर n। अगर आप इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो आपको n की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस जेड प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6z क्यूब एंड सो ऑन। अब कन्वर्जेंट की अगर कंडीशन देखेंगे तो tn प्लस वन अपॉन tn आप लिखेंगे, इसे कह सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई जेड टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू जेड टू दी पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z प्लस वन इंटू मॉड ऑफ z आ रहा है। और अगर आपका n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरा टर्म इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब ये डाइवर्स कर रहा होगा। लेकिन ये हमारी जो सीरीज है पूरी की पूरी डाइवर्स कर रही है, लेकिन अगर मॉड z हमारा जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट एक्सेप्ट फॉर वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू जीरो। तो मींस ये z इक्वल्स टू जीरो पे तो कन्वर्ट करती है, बाकी हर वैल्यू ऑफ z के लिए डाइवर्ट करती है। तो दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा पावर सीरीज के बारे में हुआ। नेक्स्ट सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलर सीरीज के बारे में। उससे पहले हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब किस पर्टिकुलर रीजन में हमारी एक पर्टिकुलर सीरीज कन्वर्ज करती है और किस रीजन में नहीं करती है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम रेडियस निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर रेडियस का कोई सर्कल होगा जिसके अंदर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी और हमें वही रेडियस कैलकुलेट करनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस वन। मतलब कोई सीरीज है तो उसका जो nth टर्म है डिवाइड बाई n प्लस वन टर्म है, उनका रेशियो निकालिए और उसकी लिमिट आप कैलकुलेट कीजिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये जो आपका वैल्यू आएगी इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो इस पर्टिकुलर रीजन में तो हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगा या सीरीज कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर आपका जेड नॉट है और ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आपका जेड है, तो अगर आपका जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन आर होता है तो हम कहेंगे इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज इन दिस रीजन। और अगर हमारा जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर हो गया तो ये हमारी आउटसाइड द सर्कल हो गया, ये बाहर की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और ये यहाँ पे डाइवर्स करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रेडियस का सर्कल है इसके बाहर तो ये डाइवर्स कर रही है, अंदर ये कन्वर्ट कर रही है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका आर हो गया। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2n प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 5 इनटू z टू द पावर n। अब ये सीरीज का आपको रेडियस या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। कैसे कर सकते हैं? आपको लिखना होगा सिंपली r इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस वन का मॉड। अगर आप an की बात करेंगे तो ये जो टर्म आपको दे रखा है यही आपका an हो गया, तो आप लिख सकते हैं 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2n प्लस 5 इंटू n प्लस 5। सिमिलरली an प्लस वन की बात करेंगे तो जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे आपको प्लस वन करना होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस 5 डिवाइड बाई ये जो 3n प्लस 3 है, सॉरी 2n प्लस 3 ये वाला जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस 3। सिमिलरली 2n प्लस 5 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस 5 एंड n प्लस 5 को आप लिख सकते हैं n प्लस 6 सिंपली। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं जहां से कुछ
जो जब भी लिमिट आपकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है तो हम चाहते हैं कि n अगर हमारा इन्फिनिटी जा रहा है तो हम अगर हम 1/n की बात करेंगे तो वो हमारा 0 की तरफ भागेगा, तो इसका मतलब हम पूरी सीरीज को 1/n की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर से n कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक n कॉमन आ सकता है, यहाँ से एक n कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो बेसिकली n क्यू कॉमन आ सकता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी आप एन क्यू कॉमन ले सकते हो, तो एन क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा 2 प्लस 3/n, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 प्लस 7/n, और ये मिलेगा 1 प्लस 6/n। सिमिलरली नीचे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/n, 1 प्लस 5/n, और ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 5/n। तो ये हमारे पास सीरीज हो गई। अब यहाँ पे जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, मतलब कि जहां जहां पे 1/n का टर्म है वो सब 0 हो जाएंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका 1 हो गया। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम सिंपली लिख देंगे मॉड z शुड बी लेस देन 1। ये हमारा हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेलर सीरीज के बारे में। तो बेसिकली टेलर सीरीज भी एक एनालिटिकल फंक्शन के लिए ही हम लिखते हैं। सो इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सर्कल c, ये कोई सर्कल है, इसके अंदर वो कन्वर्जेंस है, इसकी बाउंड्री पे वो कन्वर्जेंस है, लेकिन इसके बाहर वो डाइवर्जेंट है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो z इक्वल्स टू a आप मान सकते हैं, एक सर्कल है, रेडियस इसकी r आप मान सकते हैं। देन एट ईच पॉइंट इनसाइड z, मतलब इस रीजन के अंदर आप हर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हो यूजिंग द टेलर सीरीज। और एक्सपेंशन का जो तरीका होता है वो होता है fz जो फंक्शन है उसे आप लिख सकते हो f ऑफ a, मींस अगर आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस आप लिखना चाहते हैं, ये जो पॉइंट a है आपका, तो आप लिखेंगे सिंपली f ऑफ a, मींस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, प्लस f डैश a डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a, प्लस f डबल डैश a डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर। ये जो f डैश z है, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया fz का, और उसमें हमने z की जगह पे a पुट कर दिया। सिमिलरली f डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव किया, फिर से z की जगह पे a पुट किया। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फाइनली इसको आप सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी fn मींस nth डेरिवेटिव ऑफ z नॉट डिवाइड बाय n फैक्टोरियल z माइनस z नॉट टू द पावर n। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको एक्सपेंड करना है fx इक्वल्स टू sin x को अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू π/4। तो आपका जो z0 पॉइंट था या फिर a जो पॉइंट था वो आपका हो गया π/6 इस केस में, और आपका जो फंक्शन है fz हम जो लिख रहे थे वो हमारे पास हो गया sin x। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे fx इक्वल्स टू f ऑफ a मींस f ऑफ π/6 प्लस x माइनस π/6 into f dash of π/6 plus 1/2 factorial x minus π/6 whole square f डबल डैश ऑफ π/6, और इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। अगर हम sin x में π/6 रखेंगे तो ये sin π/6 हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारा हो गया sin π/6। दूसरे टर्म में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, और x की जगह पे π/6 लिखना है तो ये cos π/6 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x आएगा, और फिर वो माइनस sin π/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सीरीज हो जाएगी। वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो sin π/6 हमारा 1/2 होता है, cos π/6 हमारा √3/2 होता है, फिर से माइनस sin π/6 माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये आपकी सीरीज हो गई टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ sin x अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू π/6। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हम बिना डेरिवेटिव का यूज किए ही इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन है हमारे पास fz इक्वल्स टू 1/z-1 इंटू z-4, और इसको हमें एक्सपेंड करना है अबाउट z इक्वल्स टू 2। तो याद रखिए, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना है तो हम उस पूरे z जहां जहां पे आ रहा है वहां पे उसको हम z माइनस उस वैल्यू के टर्म्स में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है z इक्वल्स टू 2, तो हम हर z को z-2 की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस 1/z-1 इंटू z-4 को एक्सपेंड करना चाहूं तो आप इसको सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/z-4 माइनस 1/z-1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 1/3 का फैक्टर आपको रखना पड़ेगा ताकि सीरीज सेम रहे।
अब इस z-4 को आप z-2 लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? z-2 मींस अगर हम इस 4 को -2 कर दें तो ये सीरीज इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम z-1 को लिखना चाहेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं z-2 + 1। तो हमारी जो दोनों टर्म्स थे दोनों में हम z-2 के टर्म्स में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम रखना चाहेंगे कि z-2 आपका अगर लेस देन 1 है तो अगर यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है तो उसको हमें z-2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ताकि वो हमारी लेस देन 1 वाली जो कन्वर्जेंस की फंक्शन है वो हमारा सेटिस्फाई होता रहे। तो इस वाले फंक्शन में तो वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इसमें सेटिस्फाई करने के लिए इसे हमें z-2 की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 z-2/2। एंड इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं 1 + z-2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब एक चीज आप याद रख सकते हैं, अगर हमारे पास सीरीज है 1/z-a, इसको आप लिख सकते हैं z-a⁻1 और इसका आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 1। एक्चुअली इसको 1 की फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास सीरीज है 1 - z⁻1 तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - z + z² - z³। यहाँ पे आपको 2 रखना होगा, यहाँ पे आपको 3 रखना होगा एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए ये जो टर्म था आपका 1 - z-2/2 तो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - z-2/2 की पावर -1। सिमिलरली 1 + z-2 को आप लिख सकते हैं 1 + z-2 टू द पावर -1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं -1/6 बाहर ही रहेगा, 1 + z-2/2 + z-2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे 4 का फैक्टर आ रहा है। सिमिलरली इसको आप थर्ड टर्म देखेंगे तो होल क्यू करना होगा तो z-2/2 का होल क्यू करेंगे तो z-2 का होल क्यू डिवाइड बाई 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे दो तरीके की सीरीज हो सकती है। एक सीरीज आपकी ऐसे हो सकती है 1 - z⁻1। तो आप देखेंगे कि दोनों साइन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो आपका जो साइंस आने वाले हैं वो सब सेम आएंगे। तो ये सीरीज आपके पास इस तरीके से होगी 1 + z + z² + z³ एंड सो ऑन। और अगर आप 1 + z⁻1 लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे है, ये 1 + z⁻1 है, तो ये साइन आपका पॉजिटिव है और ये साइन आपका नेगेटिव है तो आपके साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज होंगे। तो पहला अगर प्लस है दूसरा माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा एंड इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। तो फर्स्ट सीरीज के साइन अगर हम देखें तो दोनों साइन हमारे सेम है, तो हमारा साइन सेम रहेगा, मतलब हर जगह पे प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट सीरीज देखें तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो आपको साइन ऑल्टरनेट करने होंगे। तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा, इस तरीके से। और इन दोनों टर्म्स को आप जो सेम टर्म्स है उनको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे z-2/2 है और यहाँ पे z-2 है, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली z-2 का होल स्क्वायर और ये z-2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर इसको कंबाइन करेंगे तो आपका जो fz का एक्सपेंशन है वो आपको इस तरीके से टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा अबाउट z = 2। नेक्स्ट सीरीज हमारी होगी लॉरेंट सीरीज। इस सीरीज को डिस्कस करने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस पेमेंट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन लिंक इस पर क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ हमारी एक इंटरव्यू गाइडलाइन सीरीज चल रही है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। सिंपली ये जो पेमेंट लिंक आपको दे रखी है इस पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 600 रुपीज में पर ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे आपको मॉक इंटरव्यूज, जिससे आप वेरियस इंटरव्यूज जो आपके पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में पूछे इंटरव्यूज आपके होते हैं उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसको अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं लॉरेंट सीरीज के बारे में। तो लॉरेंट सीरीज बेसिकली टेलर सीरीज में हम क्या कर रहे थे, एक सर्कल था जिसकी बाउंड्री के बाहर अगर हम देखें तो हमारा डाइवर्जेंस सीरीज थी और जिसकी बाउंड्री के अंदर अगर हम देखें तो हमारी कन्वर्जेंस सीरीज है। लेकिन लॉरेंट सीरीज में क्या होगा कि दो सर्कल होंगे, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और इन दोनों सर्कल्स के बीच का जो ये एरिया आपको दिख रहा है कॉमन एरिया, इस एरिया में हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, बाकी पूरे पोर्शन में वो डाइवर्जेंट होती है। तो हमें इस सीरीज को इस एरिया के अंदर ही एक्सपेंड करना होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If fz is the analytical function inside or on the boundary of a ring shaped region R bounded by two concentric circles C1 और C2, ये आपका C1 सर्कल है और ये आपका C2 सर्कल है,
जिनका सेंटर ए है और दोनों की रेडियस r1 और r2 है, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको हम रीजन r कह रहे हैं, ये रीजन आपका r है। यहाँ पे हम सीरीज को एक्सपेंड करते हैं अबाउट पॉइंट z इक्वल्स टू a, इस पॉइंट के अक्रॉस जो इनका सेंटर है। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है उसको हम लिख दें एफ जेड इक्वल्स टू समेशन, दो सीरीज है यहाँ पे, ए एन की सीरीज है जो z माइनस ए टू द पावर n होती है, और एक बी एन की सीरीज है जो z माइनस ए टू द पावर माइनस n होती है, या फिर हम नीचे लिख सकते हैं z माइनस ए टू द पावर n। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में चल रहा है और वहां पे वो ऊपर न्यूमिनेटर में चल रही है सीरीज। इसमें ए एन को आप डिफाइन कर सकते हैं 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 dz, और बी एन को आप डिफाइन कर सकते हैं 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस टाइम्स n प्लस 1 dz। तो ये जो लॉरेंट सीरीज है वो आपकी इस आर रीजन, जो इन दोनों का कॉमन रीजन है, इसमें वो कन्वर्जेंट होती है। द पॉइंट एट विच द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हैज टू बी कैलकुलेटेड, जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको मान लीजिए आपने बोला कि z इक्वल्स टू 2 के अक्रॉस आपको एक्सपेंड करना है, तो वो 2 आपका कॉन्सेंट्रिक जो दो सर्कल्स हैं उनका सेंटर हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, आपको एक्सपेंड करना है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर को अबाउट पॉइंट z इक्वल्स टू आयटा। आयटा के आपको सेंटर मान के आपको इसको एक्सपेंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम 1 प्लस जेड स्क्वायर को 1 प्लस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम 1 प्लस जेड स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 1 है यहाँ पे, तो 1 को आप माइनस आइटा टाइम्स लिख सकते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा। तो ये आपके पास सीरीज हो गई। यहाँ पे इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, मींस आपका इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/z माइनस आइटा माइनस 1/z प्लस आइटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 2 आइटा का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, तो हमने यहाँ पे 2 आइटा से डिवाइड कर दिया। अब हमें z इक्वल्स टू आइटा के टर्म के अराउंड इसको एक्सपेंड करना है, तो बेसिकली हमारी जो पूरी सीरीज है उसमें z माइनस आइटा का टर्म आना चाहिए। तो इसमें तो z माइनस आइटा का टर्म ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें हम z माइनस आइटा लाने के लिए इसको लिख सकते हैं z माइनस आइटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइटा। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आप सिंपली z माइनस आइटा टू द पावर माइनस 1 कर सकते हैं, और इसको एक्सपेंड करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप 2 आइटा से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 आइटा टाइम्स 1 प्लस z माइनस आइटा बाई 2 आइटा। और फिर से जैसे हम टेलर सीरीज में कर रहे थे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पावर में हो जाएगी, और उसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। तो हमको सीरीज मिलेगी 1/2 आइटा टाइम्स z माइनस आइटा का टू द पावर माइनस 1। इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें z इक्वल टू आइटा के अराउंड ही लिखना है। इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, जो ये नेक्स्ट टर्म था हमारे पास 1 प्लस z माइनस आइटा बाई 2 आइटा टू द पावर माइनस 1। और इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो आपके साइन ऑल्टरनेटिवली आने चाहिए। तो 1 माइनस z माइनस आइटा बाई 2 आइटा प्लस z माइनस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आइटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका पहला टर्म हो गया, और ये आपका सेकंड सीरीज हो गई, जिसमें आपका आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आइटा है, फिर आइटा स्क्वायर है, फिर आइटा क्यू आएगा, तो ये ऑल्टरनेटिवली -1 की पावर आप लिख सकते हैं। पहला पावर आपकी प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो बेसिकली -1 टू द पावर n z माइनस आइटा टू द पावर n डिवाइड बाई 2 आइटा टू द पावर n। सो ये हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। और इस सीरीज एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंट होगा वो होगा z माइनस आइटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। एक और क्वेश्चन इसी पर डिस्कस करते हैं। इसमें हमें इस बार एक्सपेंड करना है, वन फंक्शन दे रखा है हमारे पास 1/z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, और इसको हमें एक्सपेंड करना होगा z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 के बीच में जो एक रीजन बन रहा है उसके अराउंड। इसका मतलब हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये सर्कल है जो मॉड z इक्वल्स टू 1 को इंडिकेट करता है, और एक दूसरा सर्कल है सेम कॉन्सेंट्रिक जो मॉड z इज इक्वल्स टू 2 को इंडिकेट करता है। तो ये इन दोनों के बीच में जो रीजन बन रहा है एट सेंटर z इक्वल्स टू 0, इसके अराउंड आपको इसको एक्सपेंड करना होगा। तो फिर से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/z माइनस 2 माइनस 1/z माइनस 1। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ये
अगर इस इनर सर्कल के बाहर की हम बात करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जस्ट ओके। सो अगर मैं इनर सर्कल के बाहर की बात करता हूँ तो ये है इनर सर्कल के बाहर का रीजन मुझे इंडिकेट करता है। ये अगर मेरा इनर सर्कल है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो इसके बाहर का रीजन इंडिकेट करता है मॉड जेड ग्रेटर देन 1 को, और अंदर का रीजन इंडिकेट करता है मॉड जेड लेस देन 1 को। सिमिलरली अगर हम बाहर के सर्कल की बात करें तो हमें अंदर रहना है उसके, तो बेसिकली हमारा अंदर के सर्कल से रीजन आएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1, और बाहर के सर्कल से रीजन हमें मिलेगा मॉड जेड लेस देन 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉड जेड है वो हमारा 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए। तो इसका मतलब मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 के लिए हम लिखना चाहें अगर लेस देन 1 के केस में तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं या इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 अपॉन मॉड जेड विल बी लेस देन 1। सिमिलरली मॉड जेड इज लेस देन 2, इट मींस मॉड जेड डिवाइड बाई 2 विल बी लेस देन 1। तो हमें लेस देन 1 वाली कैटेगरी में इन दोनों फंक्शंस को लिखना होगा, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। इसका मतलब हमें ये जो दो सीरीज हमें मिल रही हैं इनको 1 अपॉन जेड और जेड अपॉन 2 की फॉर्म में लिखना होगा। यहां से हम 1 अपॉन जेड सिंपली लिख सकते हैं, यहां से जेड कॉमन लेंगे, अगर इससे हम जेड कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास जेड टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो जाएगा, और इसको हमें जेड अपॉन 2 की फॉर्म में लिखना होगा, तो यहां से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड अपॉन 2। तो ये दोनों हमारे टर्म्स हो गए। अब इनको एक्सपेंड करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर -1, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन जेड टू दी पावर -1। इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव है, और तो हमारे साइन सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं क्योंकि दोनों साइन सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो हमारे साइन फिर से सेम रहेंगे। तो उसको हम एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं -1/2 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस जेड बाई 2 होल क्यूब एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको हम लिखें तो -1/z, फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 1/z प्लस 1/z होल स्क्वायर प्लस 1/z होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पहली सीरीज हो गई और ये हमारे पास दूसरी सीरीज हो गई। तो ये है हमारी लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इन दिस रीजन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन आपको दे रखे हैं, मतलब एक मिनट में फिर से इसका कलर चेंज करता हूं। आपका फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसको आपको एक्सपेंड करना है। आपको 3 अलग अलग रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन है कि मॉड जेड आपका 0 और 1 के बीच में है, दूसरा आपका मॉड जेड 1 और 2 के बीच में है, और तीसरा आपका रीजन मॉड जेड आपका 2 से भी बड़ा है। तो अगर आपका मॉड जेड 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब हमें पूरी सीरीज को मॉड जेड लेस देन 1 के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमें पूरी सीरीज को जेड के एक्सपेंशन में लिखना होगा। तो ये हमारी जो 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 है, इसको आप लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो इसको आप अगर -1 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस जेड हो जाएगा, और इसमें से अगर आप -2 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस जेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज एक्सपेंशन हो जाएंगे, इनको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमारी सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास मॉड जेड लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब हमारा 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 होगा, तो हमें सीरीज को 1 अपॉन जेड की फॉर्म में लिखना होगा। एंड मॉड जेड लेस देन 2 का मतलब हमें मॉड जेड बाई 2 लेस देन 1 की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज थी जेड बाई 1 माइनस जेड बाई 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, ये एक्चुअल में प्लस पावर है, इसको ऊपर जाके -1 होगी पावर। लेकिन ये जो जेड था इसको जेड ना लिख के हमें 1 अपॉन जेड की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से हम जेड कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 माइनस 1/z हो जाएगा, उसका इनवर्स कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन हो जाएंगे और इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लास्ट जब हमें दे रखा है मॉड जेड हमारा ग्रेटर देन 2 है, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 बाई मॉड जेड विल बी लेस देन 1। तो हमें 2 बाई मॉड जेड की फॉर्म में लिखना होगा, और वो हम लिख के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लॉरेंस सीरीज को एक्सपेंड कर सकते थे। आज के इस वीडियो में इतना ही था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया पावर सीरीज के बारे में, टेलर सीरीज के बारे में,
और लॉरेंस सीरीज के बारे में। इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटी, रेजिडुअल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस के बारे में। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर हमारा पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।